नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने 2017 में पाकिस्तान की मीडिया और बाद में 2025 में एक बार फिर देखने वालों की निगाहें खींच ली। मैं आपको सीधे साफ भाषा में बताऊंगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका अर्थ क्या हो सकता है, खासकर हमारी समझ के लिहाज से, यानी भारत के परिप्रेक्ष्य से। शुरू करते हैं। दोस्तों, 2017 की वही खबर याद है। उस वक्त खबरें कह रही थी कि तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भारी मात्रा में जमीन दे दी गई। रिपोर्ट्स कहती थीं लगभग 90 एकड़ जैसी बड़ी मुश्किल मात्रा। आप ही सोचिए, 90 एकड़, ये कोई छोटा सा प्लॉट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट एरिया है। जब मैंने उस वक्त यह खबर देखी तो मैं भी हैरान हुआ था। अब सवाल उठता है, ये क्यों मिला? क्या यह सिर्फ सम्मान था या फिर कुछ और क्या यह सिर्फ अनोखा मामला था या फिर एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिस का हिस्सा? पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम है कि सीनियर मिलिट्री अफसर, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस चीफ और चीफ कभी कभी रिटायरमेंट के बाद जमीन या अन्य सुविधाएं हासिल कर लेते हैं। ये सुविधाएं अक्सर बहुत परिमाण में होती हैं और लोगों की नज़रों में यह सवाल उठता है कि क्या यह सही है, कानूनी तौर पर क्या वैध है और नैतिक तौर पर क्या यह स्वीकार्य है। यही बहस तब भी थी और आज भी है। अब बात 2025 की। पाकिस्तान ने एक नया कदम उठाया है। एक नया पद बनाया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF। यह पद नाम में शायद इंटीग्रेटेड या सुपर चीफ जैसा लगे। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ सीधे इस पद को रिपोर्ट करेंगे। सरल भाषा में कहें तो आपने तीनों सेनाओं के सिरों को एक किस्म के सुप्रीम पावर के नीचे ला दिया। और सवाल यह है कि यह क्या मायने रखता है। पहला असर यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति को औपचारिक संवैधानिक शक्ति देते हैं और साथ ही उसे जीवन पर्यंत या लंबी अवधि के पुख्ता संरक्षण दे देते हैं, जैसे कि अब की गई 27वीं संशोधन की धाराएं बताती हैं, तो उसका मतलब यह हो गया कि वह व्यक्ति परंपरागत तरीके से जवाबदेही के दायरे से बाहर है। आपके पास अब वह तंत्र नहीं रहा जो उसे कानूनी या संवैधानिक रूप से चुनौती दे सके। जहां कोर्ट और संसद की स्वतंत्रता कमजोर होती है, वहां जवाबदेही का आधार ही हिल जाता है। दूसरा पहलू यह है कि इस परिवर्तन को किस तरह से औचित्य दिया गया। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि यह संवैधानिक और कानूनी है, यानी जो कुछ भी किया गया है वह संविधान के दायरे में है। पर असल में मुद्दा यह है कि क्या संविधान में लिखी बातें और जमीन पर लागू होने वाली व्यवस्थाएं लोगों की आजादी, संस्थागत संतुलन और लोकतंत्र की प्रकृति को बनाए रखती हैं? अगर किसी को इतने विशाल अधिकार दे दिए जाए कि उस पर किसी तरह का मुकदमा न चल सके, तो वह शक्ति किसके हित में चलेगी, जनता के या किसी व्यक्ति के? तीसरा और बहुत अहम बिंदु यह है कि यह सब केवल देश के अंदर का मामला नहीं रहेगा। जब कोई मुल्क अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहता है, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या किसी देश से राजनैतिक रक्षा संबंधों के लिए वार्तालाप, तो वहां पर भी कुछ शर्तें और अपेक्षाएं आती हैं, खासकर तब जब वे मदद पश्चिमी संस्थाओं से ली जा रही हो। इन बंधनों के अंदर कई बार बाहरी हित और घरेलू निर्णयों के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता है। और अगर देश के अंदर एक शख्स को असाधारण अधिकार दे दिए जाए, तो यह अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियों और प्रभावों के साथ कैसे जुड़ता है, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब भारत के लिए क्या मायने रखता है। संक्षेप में, यह खबर भारत के लिए अच्छी खबर और चिंताजनक दोनों तरह से हो सकती है। अच्छी इस अर्थ में कि अगर पड़ोसी देश के अंदर संस्थागत जवाबदेही कमजोर होती है, तो उसकी आक्रामक क्षमता और जोखिम में अस्थिरता आ सकती है, और अस्थिरता किसी भी तरह की नहीं होती। यह अराजकता और सैन्य हस्तक्षेप की संभावना पैदा करती है। दूसरी तरफ यह चुनौती यह भी देती है कि कैसे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीति को संभाला जाए, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव और इन्फ्लुएंस का उपयोग कर आप अपने हित सुरक्षित रखें। इसी संदर्भ में AME आपको याद दिलाना चाहूंगा कि फील्ड मार्शल का पद और उसका उपयोग अलग अलग देशों में अलग मायनों में होता है। कुछ जगह यह ऑनरी रैंक होता है, सम्मान के रूप में दिया जाता है, तो कुछ जगह यह सक्रिय शक्ति का प्रतिनिधि बन जाता है। भारत में फील्ड मार्शल का इतिहास अलग और सीमित है। यह सम्मानजनक ऊंचाई है, पर वहां इसकी सुविधा स्थायिता का दायरा उतना बड़ा नहीं होता जितना अब पाकिस्तान के मामले में दिखा है। पाकिस्तान में इस पद को लेकर जो संवैधानिक बदलाव किए गए हैं, उन्होंने उस पद को सिर्फ सम्मान नहीं दिया, बल्कि उसे वास्तविक शक्ति का केंद्र बना दिया है। अब हम आगे का विश्लेषण करते हैं।
यह सब पाकिस्तान के अंदर क्या नतीजे ला सकता है और भारत को इससे कैसे फायदा या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले, पाकिस्तान के भीतर एक व्यक्ति को असीम अधिकार देने से वहां की राजनीतिक प्रक्रिया और निर्णय लेने की पारदर्शिता कमजोर होगी। इसका तात्पर्य केवल एक नायक शासक का निर्माण नहीं है, बल्कि एक ऐसी संरचना है जहां सार्वजनिक नियंत्रण और जवाबदेही सीमित रह जाएगी। और ऐसी माहौल में गलत निर्णय या अतिआक्रामक नीतियां भी जन्म ले सकती हैं, जो पड़ोसी देशों और क्षेत्रीय शांति के लिए जोखिम बन सकती है। दूसरा, यह अस्थिरता पाकिस्तान को भीतर और बाहर दोनों मोर्चों पर अस्थिर बना सकती है। भीतर पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में भिन्न प्रकार के तनाव उभर सकते हैं। राजनीतिक असंतोष, आर्थिक दबाव और सामाजिक विभाजन। बाहर, यह अस्थिरता पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में अप्रत्याशित और कटु घटनाएं ला सकती है। और याद रखिए, अस्थिर पड़ोसी हमेशा हमारी सुरक्षा रणनीति के लिए चिंता का विषय होते हैं। तीसरा, भारत को इस स्थिति को समझदारी से उपयोग करना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि हमें किसी के आंतरिक मामलों में दखल देना चाहिए, पर कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों और प्रभाव के जरिए हम अपने हित सुरक्षित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोकतांत्रिक संस्थाओं और जवाबदेही के सिद्धांतों पर जोर देना और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोगों को मजबूत करना ऐसे उपाय हैं जो हमें रणनीतिक लाभ दे सकते हैं। साथ ही यह जरूरी है कि भारत अपनी सीमा सुरक्षा, सैटेलाइट आधारित निगरानी और कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से स्थिति पर लगातार नजर रखे। चौथा, यह समझना भी बेहद जरूरी है कि जब कोई देश अपनी संप्रभुता के बदले बाहरी शक्तियों से मदद लेता है, तो अक्सर उसे कुछ मांगों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ये मांगें सीधे जमीन या सैन्य सुविधाओं में तब्दील नहीं होती, पर रणनीतिक और नीतिगत समायोजन के रूप में आ सकती हैं। अतः पड़ोसी देशों के साथ समझौते और आरण पैकेज, खासकर वेस्टर्न या अन्य शक्तियों से, को देखकर यह समझा जा सकता है कि उनकी विदेश नीति किस दिशा में झुक सकती है। अब एक साफ चेतावनी भी देना चाहता हूं। जब किसी देश के अंदर तंत्र इतने केंद्रीयकृत हो जाते हैं कि उनकी जवाबदेही खत्म हो जाती है, तो लंबे समय में वही देश अपने लिए भी समस्या बनता है, क्योंकि शक्ति के केंद्रीकरण से भ्रष्टाचार, कर्तव्यच्युतियां और संस्थागत गिरावट तेज हो सकती है। यह आर्थिक गिरावट और सामाजिक टकराव का कारण बनता है, और तब उस देश की आक्रामकता भी अस्थिर और अप्रत्याशित हो सकती है। दोस्तों, अंत में मैं आपसे एक बात और साझा करना चाहूंगा। यह विश्लेषण किसी एक व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप नहीं है, बल्कि यह ढांचागत परिवर्तन की चिंता है। जब संवैधानिक संशोधन और संस्थागत बदलाव उन पर प्रभाव डालते हैं जो किसी भी लोकतंत्र के मूल तत्व होते हैं, जैसे कि अदालतें, संसद और नागरिक नियंत्रण, तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। पड़ोसी देश में जब भी लोकतंत्र और संस्थागत संतुलन कमजोर पड़ते हैं, उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। तो समापन के रूप में, यह जो 2017 की जमीन देने की कहानी और 2025 में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जैसी संवैधानिक आधारित पद निर्माण की घटनाएं हैं, वे संकेत देती हैं कि पाकिस्तान ने अपने संस्थागत संतुलन में बड़ा परिवर्तन किया है। यह परिवर्तन केवल आंतरिक नहीं रहेगा, इसके प्रभाव क्षेत्रीय सुरक्षा, कूटनीति और रणनीतिक गठबंधनों तक जाएंगे। भारत के लिए बुद्धिमत्ता यही होगी कि वह सतर्क रहे, मजबूत कूटनीतिक संबंध बनाए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संस्थागत जवाबदेही, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर लगातार आवाज उठाए। साथ ही घरेलू सुरक्षा और आर्थिक मजबूती पर काम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि किसी भी संभावित अस्थिरता का सामना हमने मजबूती से कर सकें।